हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपका चूँकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है 12 अक्टूबर को, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें हमने क्या-क्या कंप्लीट कर लिया है, हमने हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। मॉडर्न हिस्ट्री भी लगभग जो है 3 से 4 वीडियो में आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। उसी के साथ-साथ हमने पॉलिटी भी कंप्लीट कर ली है। ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो गया है। साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही कंप्लीट हो गया है। तो हमने ये सारे सब्जेक्ट अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके, जिसमें अभी तक टोटल 150 वीडियो हो चुकी हैं आधे-आधे घंटे की। आप पूरा टोटल जो है 3 से 4 बार रिवाइज़ कर डालिए जल्दी-जल्दी, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और 20,000 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। आप जब पेपर देने जाएँगे, आप सीसैट अच्छा रखिए और सीसैट के साथ-साथ आप करंट अफ़ेयर भी जो है पढ़ते रहिए साथ में, तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इसलिए जो है, इसका बेनिफिट सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हमारी क्लास रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे और सारे वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज़ करके ज़रूर जाएँगे, क्योंकि एक बार जो है देखने पे आपको चीज़ें जो है माइंड में आपके नहीं बैठेंगी, जब तक आपके सामने 3 से 4 बार वो चीज़ नहीं आएगी। वहाँ पे आपको इस तरह 3 से 4 बार आप रिवाइज़ करेंगे, आपको इस तरीके से चीज़ें याद हो जाएँगी। फैक्ट्स मतलब जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज़ करेंगे, फैक्ट्स आपको इतनी आसानी से याद हो जाएँगे कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको अल्टरनेट देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि हाँ, इसका आंसर ये है, फिर बाद में आप अल्टरनेट देखेंगे उसका। तो इसलिए जो इस तरीके की तैयारी करनी है, तो आप कम से कम बार-बार जितनी बार भी हो सके आप रिवाइज़ करिए। चूँकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आप डेली का टारगेट फिक्स करिए कि हमको इतना टाइम इसके लिए देना है। उसके बाद में उसी के साथ-साथ आप सीसैट भी देखते रहिए। सीसैट भी आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, उसी से आप जो है सीसैट को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि सीसैट में पास होना भी बहुत ज़रूरी है। सीसैट आप उसको देखते रहिए और उसी के साथ-साथ आप करंट अफ़ेयर कम से कम जो है 1 साल का, मतलब जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके पहले के 1 साल का पूरा करंट अफ़ेयर आपको देख के जाना है। तो इतना करेंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। हम अपनी तरफ से जो मेरा जो काम था वो हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। आपके इतने सारे सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आपका अभी रनिंग में क्या-क्या चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री और इसके साथ-साथ हमने क्या स्टार्ट किया है, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक 3 सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किए हैं। तीनों जल्द से ही हो जाते हैं। आपका यूपी स्पेशल और विविध मतलब मिसलेनियस से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम कंप्लीट कराएँगे। और लास्ट में जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सीरीज़ रहेगी, जिसमें जो है एक पतली सी बुक है, उसको हम कंप्लीट करवाएँगे। जिसमें क्या है कि अगर आपका जो आरओ का भी एग्ज़ाम जो हुआ है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन उससे बन चुके हैं। तो इसलिए जो वो सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको देखना मत भूलिएगा। लेकिन तब तक के लिए उसके पहले आप सारा ये कवर कर डालिए, उसके बाद में लास्ट में जब वो सीरीज़ रहेगी, तो आपके पास सिर्फ़ क्या रहे, आपको सिर्फ़ उसी को रिवाइज़ करना रहे, ये सब लेके फिर से ना बैठना रहे। तो तब तक आप अपनी तैयारी इस तरीके से करिए कि आपको ये सारा चीज़ें पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज़ हो जाएँ और बाद में फिर जो है आप उस सीरीज़ को प्रॉपर जो है देखिए। और हमारा क्या है, हमारा डेली डेली का जो है 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप उन चारों को देखेंगे और अभी तक जो 150 जो वीडियो अभी तक कंप्लीट हुए हैं 20,000 वाली सीरीज़ में, आपको उनको सारे को कंप्लीट करना है और कई बार रिपीट करना है। और चूँकि पेपर के लिए टाइम बहुत कम बचा है, तो थोड़ा-सा जो है आप जो इधर-उधर जो काम कर रहे होंगे, थोड़ा-सा वो सब चीज़ें छोड़ के अभी पूरा कंसंट्रेशन, सारा फ़ोकस जो है आपका पूरा पेपर पे होना चाहिए। तो अभी जो है सारी चीज़ों को छोड़ के आप सिर्फ़ फुल्ली जो है पेपर पे फ़ोकस्ड होकर जल्दी-जल्दी चीज़ों को रिवाइज़ करिए और आप अपना एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करिए। तो ये हो गया आज का लेक्चर। अब हम फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को, जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ, चैप्टर 1। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वीकार किया है? तो किसके अंतर्गत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब ये क्वेश्चन आपका देखिए कब-कब पूछा गया है। यूपी पीसीएस प्री 2007, यूपी एपीओ 2007, 2021 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जो जॉन मेनार्ड कीस को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है।
किसको माना जाता है? जॉन बेनार्ड कीज को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इसको हम देखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। ये जो सीरीज चल रही है वो ना केवल जो 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, बल्कि जो 2026 का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी अदर स्टेट के जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्री का कहीं का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है आपके एग्ज़ाम में। तो इस पे जो है कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और आप जो है रेगुलर बेसिस पे इसको जो है ज़रूर देखिए। इसका बेनिफिट आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि 20,000 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। बस आप करना क्या है, आपको चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करना है कि वो क्वेश्चन आए तो आपका उस वहाँ बिल्कुल 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए, वो 100% क्वेश्चन वहाँ पर सही होना चाहिए आपका। क्योंकि गलती कहाँ पे होती है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो किसी को नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चन सभी को आ रहे हैं हमें नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम पीछे ही एक स्टेप चले जाते हैं। तो इसलिए आपको वो वहाँ पे अपने आप को जो है हमेशा बेटर कंडीशन में रखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि पूछा गया है ROARO 2013 में पूछा गया है। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों के। विकास का जो भारतीय मॉडल है वह व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि भारत में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बंद इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आयात निर्यात बंद करना। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप न हो, अर्थात विश्व के देशों के साथ व्यापार न होकर देश में ही व्यापार अधिक हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में निर्यात आयात कुल बंद रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका विशिष्ट उदाहरण है, परंतु आजकल यह अर्थव्यवस्था भी बाजार की शक्तियों से प्रभावित है। वर्तमान में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं रह गई है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है? विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, अर्थात विकास की प्रक्रिया में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश ने एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में विकास यात्रा शुरू किया। उसने अनेक संरचनात्मक परिवर्तन हुए, उसमें विकास देशों के भी लक्षण आए हैं, परंतु अब भी इसमें विकास तथा अल्प विकसित देशों के लक्षण मिश्रित हैं, इसलिए इसे विकसित देश कहना उचित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित आधारभूत लक्षण हैं। पहला, कृषि की प्रधानता। दूसरा क्या है? विशाल जनसंख्या। फिर है निम्न प्रति व्यक्ति आय, पूंजी का अभाव, कृषि जनसंख्या पर अत्यधिक दबाव, असंतुलित आर्थिक विकास, औद्योगिकरण हुआ है पर अब भी पिछड़ा है, आर्थिक कुचक्रों पर जोर, परंपरावादी समाज एवं बृहद बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। क्या विशेषता है? कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, वृहद बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो क्या नहीं है? धन की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? तो कौन सी है? कृषि मुख्य व्यवसाय है। दूसरा है प्रचंड बेरोजगारी और मानव पूंजी की गुणवत्ता, प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना विकसित देशों या अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, जबकि कृषि मुख्य व्यवसाय, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, प्रचंड बेरोजगारी विकासशील देशों की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। तो क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था शब्द ऐसे राष्ट्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जहां के लोगों का रहन सहन एक स्तर काफ़ी नीचा होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम और जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न हो जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्न जीवन स्तर, निम्न प्रति व्यक्ति आय,
जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी, पूंजी निर्माण की निम्न दर, परिसंपत्तियों का दोष विवरण और अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या आधिपत्य। कुछ अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में अपनी गरीबी कम करने, आय के स्तर को बढ़ाने का सामर्थ्य पर्याप्त पाया जाता है। इसलिए उन्हें विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आर्थिक विकास एवं नियोजन से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस जे 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा भारत में गरीबी आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को शामिल किया गया है? तो कौन सी समिति है? तेंदुलकर समिति। भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाली निजी व्यय को भी शामिल करने की सिफारिश तेंदुलकर समिति 2009 ने की है। इस समिति की मुख्य विशेषताएं कैलोरी खपत आधारित गरीबी अनुमान में बदलाव करना है, प्रत्येक राज्य के ग्रामीण शहरी क्षेत्र के लिए नई गरीबी रेखा की गणना करना है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा को निजी व्यय में शामिल करना है, कीमतों में परिवर्तन तथा खपत के पैटर्न को समायोजित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि आपका पूछा गया है जुडिशरी में 2023 में, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? आप लोगों से एक बात और कहनी है कि आप लोग जो है आर ओ का जो भी प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर और पीसीएस का जो पेपर था वो दोनों पेपर जीएस के आप देख के जाएंगे एग्ज़ाम में, उसका बेनिफिट आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग का कार्यदल। भारत में गरीबी का आकलन राष्ट्रीय एवं राज्यवार गरीबी अनुमान नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएसओ द्वारा किए गए उपभोक्ता व सर्वेक्षण के आधार पर देश में गरीबी के स्तर का अनुमान लगता है। वर्ष 2015 में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। नेक्स्ट क्या है, किस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणी एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया है? कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई है। इस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणी एवं समावेशी समृद्धि तथा सतत विकास पर जोर दिया। इस योजना के 8.2% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 6.8 विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 6.8 की वृद्धि दर हासिल की जा सकती है। इस योजना के तहत गैर कृषि में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा रखा, देश के 90 परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, 2017 के पश्चात पंचवर्षीय योजनाएं बंद करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही गई है। भारत में आईएमएफ से 200 टन सोना किस पंचवर्षीय योजना में क्रय किया गया था? तो वह थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या था? मुख्य लक्ष्य था गरीबी का निवारण और केवल जीवन की गुणवत्ता में सुधार। 20 सूत्री कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में लॉन्च किया था। इसमें सन 1982, 1986, 2006 में बदलाव किया गया। यह कार्यक्रम गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के प्रति राज्यों की परफॉर्मेंस की रेटिंग करना था। यह कार्यक्रम रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, ईडब्ल्यूएस, आवास विकास, ग्राम विद्युतीकरण, पौधारोपण और सड़क निर्माण एवं खाद्य सुरक्षा इत्यादि से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं की जा सकी है? तो कौन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना? 8वीं पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं की जा सकी है। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। इस योजना को मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में विकास करना है। इस योजना का कार्यकाल 1992 से 97 तक रहा है। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं योजना 2 वर्ष देर प्रारंभ हुई। योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 12वीं पंचवर्षीय योजना 1212 से 1217 के बाद
3 वर्षीय एक्शन प्लान, 7 वर्षीय स्ट्रेटजी प्लान और 15 वर्षीय दीर्घकालिक दृष्टिकोण विजन प्लान लाया है। नेक्स्ट क्या है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विकास दर ऊंची दर प्राप्त की गई है? तो कौन सी है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत रूसी मॉडल 1951 में किया गया है। प्रत्येक योजना में एक लक्ष्य का निर्धारण किया गया है जिसे 5 वर्ष के दौरान प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, सड़कें, पेयजल आदि ग्रामीण आवश्यकताओं को पूर्ण करना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का क्या उद्देश्य है? शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, सड़कें, पेयजल आदि ग्रामीण आवश्यकताओं को पूर्ण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्याय के साथ विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? 9वीं पंचवर्षीय योजना। सामाजिक न्याय के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस विकास में विकास दर का लक्ष्य 5.4% है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई, विद्युत और 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन, 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र तथा समावेशी विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है, कथन है कि समुचित नियोजन एक निवेश के बाद हमारी कृषि समृद्धि दर कम है। कारण है कि भूमि सुधार वांछित स्तर तक नहीं अपनाए गए हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि क्या है? 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 2007 से 2012 है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय थीम तेज और आर्थिक विकास की ओर रहा है। इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी को कम करना। इसमें आर्थिक समृद्धि दर का लक्ष्य 9% रखा गया है जो कि 7.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय तथा तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम, तकनीक विधि एवं नौकरशाह। तकनीक विधि एवं नौकरशाह को आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि पूंजी के संचय या तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत गतिविधियों में श्रम विभाजन आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास वृद्धि का सूचक है? स्थिर कीमतों का सकल घरेलू उत्पाद। स्थिर कीमतों का सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक विकास का अच्छा सूचक है। स्थिर कीमतों पर किसी आधार वर्ष के आधार पर आय व्यय को वास्तविक आय कहा जाता है। साधन लागत व्यक्त वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को सामान्यतः आर्थिक समृद्धि के माप के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु चूंकि प्रति व्यक्ति आय की गणना करते समय जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि की माप के लिए स्वीकार किया जाता है। HDR 2010 में प्रति व्यक्ति सकल आय, राष्ट्रीय आय आर्थिक समृद्धि के मापन के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयोग मानदंड है, क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संतुलित विकास से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था के विकास क्षेत्र में सामान्य रूप से विकास होता है। संतुलित विकास से तात्पर्य है अर्थव्यवस्था के विकास क्षेत्र में सामान्य रूप से विकास होने से है। इसके लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में एक साथ बहुत अधिक मात्रा में विनियोग किया जाए, किंतु ये आवश्यक नहीं है कि ये क्षेत्र एक ही दर से बढ़ें। संतुलित विकास समर्थक अर्थशास्त्री नर्क्स रेडान और फ्रेडरिक फ्रेडलिस्ट लेविस सिटोवस्की, एलियंग तथा लेविस्टीन इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है? अब आर्थिक विकास संबंधित है किससे? संरचनात्मक परिवर्तन से। आर्थिक वृद्धि संबंधित है सकल घरेलू उत्पाद से। संपोषित विकास का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है। और जीवन में गुणवत्ता का संबंध किससे है? जीवन में गुणवत्ता संबंधित। संपोषित विकास का संबंध किससे है? संपोषित विकास संबंधित है पर्यावरण से। जीवन में गुणवत्ता का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है।
फिर से एक बार देखेंगे। आर्थिक विकास का संबंध है संरचनात्मक परिवर्तन से। आर्थिक वृद्धि का संबंध किससे है? सकल घरेलू उत्पाद से। संपोषित विकास का संबंध किससे है? पर्यावरण से। जीवन की गुणवत्ता का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है। आर्थिक विकास में संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से होता है। संपोषित विकास पर्यावरण से संबंधित है तथा जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित है। जीवन की गुणवत्ता अर्थात स्वास्थ्य को मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित किया गया है। इस सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा, आय को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधः संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता, उपयुक्त सभी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 का मुख्य लक्ष्य तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास रखा गया है। तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास, जिसमें विकास की धारा के साथ सबको जोड़ना तथा आर्थिक विकास में सभी का लाभान्वित होना सुनिश्चित है। समावेशी समृद्धि के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा का स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सेवाओं एवं आधिकारिक उपलब्धता की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि की घोतक है। कारण है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय को नहीं दर्शाती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं और ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक क्रियाओं के परिणात्मक परिवर्तन से संबंधित होती है। अर्थात सामान्यतः यदि किसी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद के आकार में वृद्धि हो रही है तो यह कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय को ही नहीं सम्मिलित करते हैं, बल्कि कई अन्य कारक भी हैं। अतः राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है कई कारकों में वृद्धि का परिणाम होती है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम आवश्यकता होती है। कारण है कि वर्तमान भारत में सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। तो कथन सही है और कारण क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार किसने किया था? तो राजकृष्ण ने किया था। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार प्रोफेसर राजकृष्णा ने वर्ष 1981 में किया था। प्रोफेसर राजकृष्णा का मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न आर्थिक समृद्धि के संतुलन जाल में उलझती जा रही है, जो 3.5% प्रतिवर्ष की समृद्धि दर है और अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित अपरिवर्तनीयता का यह सूचक भी है। जीवन शैली के ही समान थी। प्रोफेसर राजकृष्ण का यह विचार स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम 3 दशकों की समृद्धि दरों पर आधारित है, जो कि वर्ष 1950 से 1980 तक औसत 3.5% है। नेक्स्ट है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था? जी मर्डन ने दिया था। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों में योजनागत विकास हेतु गुन्नार मंडल ने रोलिंग प्लान अनवरत सुझाव दिया था। भारत में जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 को रोलिंग प्लान लागू किया। इस योजना की अवधि भारत में केवल 1 वर्ष तक थी। इस योजना का सृजन 1 अप्रैल 1978 में 31 मार्च 1983 तक के लिए किया गया, परंतु 1980 में जनता पार्टी की सरकार के पतन के साथ ही यह योजना भी समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवरत योजना भारत में लागू की गई। 1978 से
89 में अनवरत योजना रोलिंग प्लान भारत में 1978 से 89 में लागू की गई। अनवरत योजना जनता सरकार के द्वारा 1978 से 1980 तक चलाई गई। यह जो है योजना गुन्नार मंडल द्वारा प्रतिपादित रोलिंग प्लान पर आधारित थी। इसी योजना में ट्राइसेम की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियोजन पूर्व पेक्षे समझा गया है। संतुलित सामाजिक विकास के लाभ स्वरूप विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उपयुक्त सभी उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए। भारत में आर्थिक विकास के नियोजन के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, सामाजिक न्याय, पूर्व रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, आधुनिकीकरण जिसे छठी योजना में लागू किया गया है, मानव संसाधन विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्थिक योजना किस में सम्मिलित है? समवर्ती सूची में सम्मिलित है। आर्थिक योजना समवर्ती सूची में सम्मिलित है। वर्तमान में 52 समवर्ती सूची में आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्तमान में कितने विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया था। शिक्षा, वन, नापतोल, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय प्रशासन आदि। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया है? तो कौन सी है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 के तहत खादी एवं ग्राम आयोगों का गठन 1957 में किया गया है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना विकास के लिए योजना बनाना, प्रचार करना और सहायता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये पूछा गया है RO 2021 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानबोलिस मॉडल, तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल, चतुर्थ है अशोक रुद्र मॉडल। फिर से देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना है हेराल्ड डोमर मॉडल, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाबोलिस मॉडल, तृतीय पंचवर्षीय योजना है एस चक्रवर्ती मॉडल और चतुर्थ है अशोक रुद्र मॉडल। नेक्स्ट है, भारत की छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया है? तो किस पर? ऊर्जा में। भारत की छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली है। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.2% रखा गया है, प्राप्ति 5.4 रही। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय 3.2 वृद्धि दर्ज की गई है। इस योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया है। यद्यपि गरीबी निवारण को प्राथमिक 5वीं FYP 5 ईयर प्लान में दी गई थी, परंतु गरीबी हटाओ का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। गरीबी निवारण संबंधी सभी बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसी योजना में शुरू किए गए हैं। गरीबी बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित IRDP, NREP, DWA, RLEGP इसी योजना में लागू किया गया है। छठवीं योजना 15वें वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, अतः इसे पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। इस योजना में सर्वाधिक व्यय ऊर्जा क्षेत्र में 29% किया गया था। इसके द्वारा खनिज उद्योग 15.5% पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो किसका अंग थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानबोलिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना तीव्र एवं बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाई गई थी। प्रथम योजना में कृषि क्षेत्र में उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ है, अतः योजनाकारों ने यह विचार किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जिसमें कृषि को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता देकर उद्योगों पर बल दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक रही है? तो कौन सी है? 11वीं पंचवर्षीय योजना।
11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 विकास दर कितनी थी? 7.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था और पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया है। नेक्स्ट है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला है? तो कौन सी योजना है? छठी पंचवर्षीय योजना। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 में फैला। इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 1980 के दौरान लागू किया गया है। IRDP का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनके कौशल विकास करने पर उनके कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान। तो ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ हम ये क्लास कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इसके आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आपका क्या सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक रह गया है जल्दी और यूपी स्पेशल, उसको हम जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। अभी तक जितना भी पोर्शन हमने कंप्लीट कराया है आप 3 से 4 बार रिवाइज़ करने की कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे इस सीरीज़ का बेनिफिट आप लोगों को उतना ही मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलिए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। थैंक यू।